In today's video lecture, we are going to cover most yield topic heparin and warfarin. बहुत ज़्यादा ये जो है ना अक्सर कोई ना कोई एक आते हैं एमसीक्यूज या तो वारफेरिन से आ रहा होता है या हेपरिन से आ रहा होता है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हेपरिन और वारफेरिन के जो हमारे पास ये सिमिली बनी हुई है, सिमिली यू कैन से स्माइली जो बनी हुई है। सो हेपरिन और वारफेरिन कुछ इस तरीके का है। हेपरिन का फंक्शन कुछ अच्छा होता है और वारफेरिन का के साइड इफ़ेक्ट और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ऐसे एसोसिएटेड हैं कि वारफेरिन का यूज़ अब कम हो गया और हेपरिन लीड कर लेता है। हेपरिन में भी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। सो लेट्स गेट राइट इनटू दैट। वी विल स्टार्ट विद वारफेरिन फर्स्ट, क्योंकि बुरी चीज़ पहले कवर कर लेते हैं, फिर हेपरिन अच्छी चीज़ है, वो फिर आसानी से हम आगे कवर कर लेंगे। आई विल बी कवरिंग द मोस्ट यील्ड काइंड ऑफ एमसीक्यूज एंड आई विल बी फोकसिंग फार्माकोलॉजिकल पार्ट. Okay, so let's move on. Warfarin, first of all, the mechanism of action. So the mechanism of action of warfarin is that it just antagonizes the function of vitamin K. हम जब खाना खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा डाइट्री फाइबर्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर विटामिन के मौजूद होता है। और विटामिन के नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि विटामिन के रिडक्टेस की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कोगुलेशन फैक्टर बनवाता है। फैक्टर 2, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, प्रोटीन सी एंड एस। तो ये जो है ये नॉर्मल फंक्शन हो रहा होता है नॉर्मली हमारा कोगुलेशन का। अब हमें जो है एंटी कोगुलेंट देना है, कोगुलेशन को रुकवाना है, तो वारफेरिन जाएगा और विटामिन के रिडक्टेस को रोक देगा। तो जो कोगुलेशन है ये जो कोगुलेशन है ये क्या होगी, ये स्टॉप हो जाएगी। लेट मी मेक इट लाइक दैट। वारफेरिन नॉर्मल मैकेनिज्म मैंने ब्लैक से शो कर दिए। डाइट्री विटामिन के थे, विटामिन के रिडक्टेस में कन्वर्ट हो रहा था, या इपोक्साइड भी बोलते हैं इसे, विटामिन के इपोक्साइड। तो ये क्या होगा, कोगुलेशन फैक्टर बनते हैं इससे, जो कि कोगुलेशन कैस्केड में काम आ रहे होते हैं। ठीक है, नाउ वारफेरिन वारफेरिन जब हम देंगे तो ये विटामिन के रिडक्टेस नहीं बनेगा, कोगुलेशन फैक्टर हमारे पास ये नहीं बनेगा, यानी कोगुलेशन रुक गई। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वारफेरिन इज एन एंटी कोगुलेंट, राइट। सो इट वाज दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं कि वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सिंपली वारफेरिन का मैकेनिज्म ये है कि विटामिन के फंक्शन को एंटागोनाइज करता है, और विटामिन के किस लिए यूज़ हो रहा है, कोगुलेशन फैक्टर्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। Moving towards next, it is not used this much because of this kind of effect. First of all, it has very narrow therapeutic index, तो हमें बार बार चेक करना होता है। और ये एमसीक्यूज आया हुआ था, शौकत खानम के टेस्ट में आया हुआ था कि हमें इसको देखने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए कौन से टेस्ट करने होते हैं। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, आईएनआर और एपीटीटी। तो हमें आईएनआर मींस इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, तो हमें वारफेरिन का इफेक्ट चेक करने के लिए बॉडी पे क्या आ रहा है, आईएनआर चेक करना होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, येट इट इज़ हाईएस्ट यील्ड आस्क्ड क्वेश्चन। तो हम इसे प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। फिर इसके ड्रग फूड इंटरेक्शन इतने ज़्यादा हैं कि हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वारफेरिन का यूज़ कम हो गया है। क्या क्या हमारे पास इंटरेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ड्रग फूड इंटरेक्शन। हम कोई भी वो चीज़ नहीं ले सकते जो जिसके अंदर विटामिन के हो। हम वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। इवन जब आप वारफेरिन ले रहे होते हैं तो फिर आप पेशेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि आप इसके साथ कैबेज नहीं लें, लीफी वेजिटेबल नहीं लें, लिकोराइज नहीं लें, एनीथिंग दैट कंटेन्स विटामिन के you have to contraindicate them. No, you don't have to use it, क्योंकि क्या होगा, विटामिन के अगर दे दिया तो विटामिन के फंक्शन को ही रुकवा रहे हैं ना हम क्या करवा रहे थे ऊपर, हमें तो विटामिन के फंक्शन को ही रुकवाना है ना, हमें विटामिन के को रुकवाना है। तो अब विटामिन के ही वो खा ले सब्जियों से, तो हमारा तो वारफेरिन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा ना। अच्छा, अब इस तरीके से सवाल आता है ग्रीसियोफल्विन
एक एंटी फंगल ड्रग है, या टीबी की हमारी रिफाम्पिन ड्रग दे दें, तो ऐसा पूछे हैं कि एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, उसको जो है एंटीकोगुलेंट देना है वॉरफेरिन, तो हाँ क्या हम दे सकते हैं? तो रिफाम्पिन पे अगर वो है, और ओबियसली फर्स्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में जो 4 ड्रग्स होती हैं, तो रिफाम्पिन तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो हम क्या उसमें दे सकते हैं? तो हम नहीं दे सकते हैं। वजह ये है, अब आपको ना ग्रेब से याद रखना है, ग्रेब ग्रेब मीन्स GRAB, ग्रेब से याद करना है। ग्रीसियोफल्विन एंटी फंगल ड्रग है, रिफाम्पिन एंटी टीबी, और अल्कोहल, खैर एशियंस में तो अल्कोहल इतना नहीं लेते, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में अल्कोहल बहुत लिया जाता है, और बारबिट्यूरेट्स। अगर ये 4 कंडीशंस हैं, मतलब अल्कोहल की कंडीशन है और ये 3 ड्रग्स ले रहे हैं, तो हम वारफेरिन उस कंडीशन में नहीं दे सकते, या हमें क्या करना होगा, डोज की बहुत अलग अलग देना होगा, डोज को बहुत गैप बढ़ाना होगा। गैप, वारफेरिन का एक्शन भी बहुत लंबा है, हम डोज का गैप भी नहीं बढ़ा सकते। तो स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफेरिन सो लेस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट मीन्स दैट ये 4 ड्रग्स एंटीकोगुलेंट को बॉडी से जल्दी से बाहर निकाल देती हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ ना कि बॉडी उससे जल्दी से बाहर निकालना, तो ये जल्दी से बाहर निकाल देती हैं, तो एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट खुद नहीं आता। फिर नाउ सिर्फ यही इफेक्ट नहीं है, उसके अलावा एक ये एंटीकोगुलेंट की टॉक्सिसिटी भी करा देते हैं। मैकडोनल्ड से याद करना है आपको, मैकडोनल्ड्स मेट्रोनिडाजोल, जो हम पेट के दर्द के लिए फ्लेजिल ले रहे होते हैं। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए। सिमेटिडिन अल्सर की ड्रग है, क्लोरामफेनिकोल, कोट्रिमाजोल या डायसल्फाम। तो ये अगर आपने ड्रग्स लिए हैं, देर इज़ नॉट EI, ठीक है, तो अगर ये आपने ड्रग्स ली हैं मेट्रोनिडाजोल, तो ये क्या करेगा, पोटेंशिएट कर देगा इफ़ेक्ट को। तो अब जब एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट पोटेंशिएट है, तो हेमरेज के चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ड्रग का नाम और काम याद करना है कि ग्रेप जो है, ग्रेप क्या कर रही है, कि ग्रेप का मतलब ये है कि वो काम नहीं करने दे रही, किसको, वारफेरिन को काम नहीं करने दे रही, एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट नहीं आ रहा। और ये MACD क्या कर रही है, मैकडोनल्ड से याद करना है, ये पोटेंशिएट कर रही है इफेक्ट को, ज़्यादा एंटीकोगुलेशन का इफेक्ट आ रहा है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो सिंपल कोई सी भी ड्रग देकर आपको पूछ सकते हैं, और एज अ फार्मासिस्ट हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ज़्यादा इंटरेक्शंस पर, साइड इफ़ेक्ट पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम काउंसलिंग कर सकें, इंटरेक्शन को मालूम कर सकें, इंटरवीन कर सकें, कि नहीं हमें मेट्रोनिडाजोल के साथ ये नहीं देनी ड्रग, और अगर दी जा रही हो तो हम उसे रोक सकें। फाइन। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट। टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट, दिस इज़ द केस, और ये मुझे बहुत अच्छा क्लासिकल MCQs लगता है। देखिए, टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट, विटामिन के इज़ द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। अगर टॉक्सिसिटी हो गई है, तो विटामिन के एंटीडोट है, ये तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बंदा है, उसको उसको ब्लीडिंग हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो है ना, उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है, क्या तो आप क्या करेंगे, वॉरफेरिन रोक दें। सही है, आपने वॉरफेरिन रोक दी, लेकिन फ़ायदा वॉरफेरिन रोकने का, आप हमारी बॉडी में 1 से 2 दिन तक वॉरफेरिन के का इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एंटीडोट देते हैं, विटामिन के दे दिया, तो विटामिन के को भी, वारफेरिन को यूटिलाइज कराने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स, 24 आवर्स लगेंगे। तो जब तक के तो पेशेंट की ब्लीडिंग होती रहेगी, वो मर जाएगा। जब तक के तो हमने इतना, अगर हमें इमीडिएट इफ़ेक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए हमें फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना होगा। सो इट वाज द केस इन, इवन प्रेजेंट इन द लिपिनकोट एंड केटजंग। तो उसमें ये था कि एक पेशेंट है, इट द केस वाज लाइक, एक पेशेंट है, वो आता है, उसकी कंडीशन सीवियर है, और उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट चाहिए। तो 3 ऑप्शंस थे। तो पहला ऑप्शन था वॉरफेरिन को रोक देंगे, दूसरा ऑप्शन था हम विटामिन के एंटीडोट देंगे, तीसरा ऑप्शन था फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देंगे। तो फ्रेश फ्रोज़न वॉरफेरिन को रोक देंगे, रोकना नहीं रोकना कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि
1 से 2 दिन तक तो जो वो ड्रग ले चुका है तो उसका इफ़ेक्ट होगा। फिर दूसरा, हम अगर विटामिन के एंटीडोट दे दें तो उसका इफ़ेक्ट आने में भी 1 दिन लग जाएगा, जब तक कि पेशेंट की ब्लीडिंग हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो हमें फ़ौरन इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए हमें फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा देना होता है। सो आई लिटरली लाइक दैट केस, हमें पता होना चाहिए। ओके, सो हियर इज़ अ ट्रैप, हियर इज़ अ ट्रैप। आपको जो है ना सब कुछ पता होने के बाद भी घुमा सकते हैं, और वो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल ट्रैप ये है कि वॉरफेरिन का दूसरा नाम कोमेडिन है, तो वो कोमेडिन के नाम से ही दे सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉरफेरिन का दूसरा नाम कोमेडिन है। और विटामिन के को हम बोलते हैं फाइटोनेडायोन। तो विटामिन के का भी दूसरा नाम दे सकते हैं। और अलखिदमत के टेस्ट में ये वाला आया हुआ था कि विटामिन के नहीं लिखा हुआ था, वारफेरिन का एंटीडोट पूछा हुआ था। तो उसमें कहीं विटामिन के नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ऑप्शन में पाइथोनाडायोन मौजूद था। सो दिस इज़ द ट्रैप। सब कुछ आते हुए भी कुछ ना आने वाला जो ट्रैप है वो ये है। तो लेकिन आपको वारफेरिन का दूसरा नाम पता होना चाहिए, और विटामिन के का भी दूसरा नाम पता होना चाहिए। So moving towards next, now this is heparin. So this was all about warfarin के क्या क्या मसला है, और warfarin को हम क्यों अब इतना यूज़ नहीं कर रहे। now moving, हमें INR रेशो वगैरह सब इसका देखना होगा कि कौन सा टेस्ट होता है इसमें क्या। अब हम हेपरिन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो हेपरिन, हेपरिन इज़ लिटरली अ कूल डूड। क्यों हेपरिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हमने हेपरिन की मदद से लो मोलिकुलर वेट हेपरिन बना लिया है। अच्छा, पहले तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? एंटी थ्रोम्बिन। ये एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। एंटी थ्रोम्बिन दरअसल में फैक्टर 3 है, हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, जो कि ब्लॉक करता है फैक्टर 10 को और थ्रोम्बिन फैक्टर को। ऑब्वियसली एंटी थ्रोम्बिन है तो वो थ्रोम्बिन को ही ब्लॉक करता होगा ना। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो हेपेरिन क्या करता है? एक्टिवेट करवा के रखता है एंटी थ्रोम्बिन को, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है फैक्टर 10 और थ्रोम्बिन। अच्छा, अगर हमारी टॉक्सिसिटी हो रही है हेपरिन की, तो हमारे पास प्रोटामाइन सल्फेट है। ये तो इतना इतना इसका एंटीडोट पूछते हैं। गोइंग वन स्टेप फर्दर, आपको ये पता है एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट है, लेकिन आपको इसका फंक्शन भी पता होना चाहिए कि प्रोटामाइन सल्फेट क्या करता है। एक एमसीक्यूज था, प्रोटामाइन सल्फेट हेपरिन से हेपरिन की मेटाबोलाइज्म करवाता है, यानी बॉडी से जल्दी से बाहर निकालता है। ठीक है, हेपरिन के इफ़ेक्ट को कम करवा देता है, या उसका एंटागोनिस्ट इफ़ेक्ट देता है। और लास्ट ऑप्शन था आयोनिकली बाइंड होता है हेपरिन से। बेसिकली ये जो है प्रोटामाइन सल्फेट हेपरिन से आयोनिकली बाइंड होता है। तो हमें गोइंग वन स्टेप फर्दर, एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंटीडोट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हेपरिन से आयोनिकली बाइंड होता है। सो इस तरीके से भी एमसीक्यूज आती है। अच्छा, वॉरफेरिन में हमारे पास जो टेस्ट था वो था वो हमारे पास टेस्ट था आईएनआर। इसमें हमारे पास जो टेस्ट होगा वो एपीटीटी टेस्ट होगा। ये जो है शौकत खानम के टेस्ट में आया भी था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं हेपरिन के। हेपरिन के, अच्छा, मैंने थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करने के लिए इसको इस तरीके से लिख दिया, LFT हिट HSN, थ्री वर्ड्स में ना लिख दिया है, क्योंकि ये फैक्टर 3 को एक्टिवेट करवाता है। तो मैंने LFT हिट और HSN लिख दिया है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लीवर पर एक्ट करता है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देता है। और हिट क्या है हमारे पास? हिट है हमारे पास हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी ये करवाता है। और अभी इंडस का टेस्ट जो आज हुआ है उसमें हिट किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये भी पूछा गया था। तो हिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब अच्छा, ना हेपरिन इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना वारफेरिन यूज़ हो रहा है। हेपरिन को इसलिए अच्छे समझाया जा रहा है क्योंकि हमने इसका एडवांस यूज़ के लिए लो मोलिकुलर वेट हेपरिन बना लिया है, जैसे ऑनोक्सापेरिन, देर शुड बी एन आर, ऑनोक्सापेरिन एंड डेल्टापेरिन, ये एग्जांपल है। और ये स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं ऑन फैक्टर 8 पर, एज़ कम्पेयर टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन पर भी एक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली 10 पर एक्ट कर रहे होते हैं। थ्रोम्बिन पे एक्ट करते हैं लेकिन बहुत बहुत लेस। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट हेपरिन। अगर हमें एंटीकोगुलेंट देना है लाजमी, और उसके साथ मसला
ये है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में देना है वारफेरिन को हम रोकेंगे तो हेपरिन देंगे, ठीक है। और लो मोलिकुलर वेट हम हेपरिन देंगे। सो दैट्स व्हाई दैट यस, बस इतना सा था। एंड दिस these are very high yield topic. I hope you would have liked it, and I'll see you in the next video. Thank you.